एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। अकरम सियाल शारिक वगैरह को लेकर एक तीसरे कमरे में आ गया। शारिक उस कमरे को देखकर हैरान हुए बगैर न रहा। फर्श पर कालीन बिछा हुआ था और बहुत से कीमती और शानदार सोफे आरास्ता थे। छत पर 3 बहुत ही खूबसूरत फानूस लटक रहे थे, एक बड़ा और 2 छोटे। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स आवेजा थीं। चंद आराइश की चीजें भी रखी हुई थीं। उस कमरे को देखकर अंदाजा होता था कि वो खेतों में है। शारिक बोला, सियाल साहब, ये जगह है तो गांव में, लेकिन ये डेरा तो आपने शहर बना रखा है। सियाल बोला, ओ जी, शहरों के मेहमान सैरो तफरी के लिए आते रहते हैं, उनके आराम और पसंद का ख्याल भी तो रखना है ना जी। वो लोग सोफों पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद शारिक उठ गया। बोला, मैं थोड़ी देर के लिए आपसे माजरत चाहता हूँ सियाल साहब, हमारे साथ दरअसल 2 खवातीन भी थीं, मैं जरा देखा हूँ कि वो जाग गई हैं या नहीं। सियाल बोला, जरूर देखा हूँ। शारिक बैठक से निकलकर समीना वाले कमरे के सामने आ गया और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से समीना ने पूछा, कौन है? शारिक बोला, मैं हूँ समीना, दरवाजा खोलो। अंदर से कुंडी गिराने की आवाज सुनाई दी और फिर थोड़ा सा दरवाजा खुला। शारिक ने हाथ के दबाव से दरवाजा खोलना चाहा, मगर समीना ने उसे रोक दिया। बोली, वो हमारे कपड़े बाहर घास पर पड़े हैं, वो उठा कर दे दो। शारिक लॉन में जाकर कपड़े उठा लाया जो अभी पूरी तरह नहीं सूखे थे। उसने हाथ बढ़ाकर कपड़े समीना को थमा दिए। समीना ने धड़ से दरवाजा बंद कर लिया और शारिक बरामदे में खड़ा बाहर की तरफ देखने लगा। मशरिकी उफक पर सफेदी फैल रही थी। सुबह के हल्के उजाले में हवा के झोंकों से लहलहाती हुई फसलें बड़ा सहरंगेज मंजर पेश कर रही थीं। ऐसा हसीन और दिलफरेब मंजर शारिक ने बहुत अरसे के बाद देखा था। वो इस कदर महफ था कि उसे ये भी पता न चला कि कब कमरे का दरवाजा खुला और कब शाहपरी उसके करीब आकर खड़ी हो गई। वो उस वक्त चौंका जब शाहपरी की आवाज उसकी समात से टकराई। तुम्हारा मुल्क कितना खूबसूरत है। शारिक चौंक कर बोला, हाँ, हमारा मुल्क वाकई खूबसूरत है, लेकिन हम हैं ही बदकिस्मत कि हम अपने हाथों से इसका हुस्न बिगाड़ रहे हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम अपने वतन की वो खिदमत नहीं कर रहे जो करनी चाहिए। उसके बरक्स हम तो इसे दोनों हाथों से लूट रहे हैं। शाहपरी बोली, ये भी अच्छी बात है कि तुम्हें एहसास हो गया है। शारिक बोला, मुझे तो एहसास हो गया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि बाज लोग मुझे इस दलदल से निकलने नहीं देंगे। दरअसल हमारे इस मुल्क का निज़ाम बहुत मुख्तलिफ है। दौलत की हवस ने हर शख्स को अंधा कर रखा है। वो सरकारी ऑफिसर या ताजिर, कानून शिकन हो या कानून का मुहाफिज, वो सिर्फ और सिर्फ दौलत हासिल करना चाहता है। उसे सिर्फ अपना जाती मफाद अजीज है। दौलत के हुसूल के लिए हर नाजायज हथकंडा इस्तेमाल किया जा सकता है। जीजे स्टल्ली की दास्तान तुम सुन चुकी हो। वो शरीफ बाप का बेटा था और शराफत की जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन उसे गलत रास्ते पर चलने पर मजबूर किया गया। उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून की मदद हासिल करना चाही, मगर कानून के मुहाफिजों ने उसकी तरफ से आंखें बंद कर ली, जिसका नतीजा ये निकला कि वो इस दलदल में धंस गया। और जब उसने दलदल से निकलना चाहा तो उसके रास्ते में एक बार फिर रुकावटें खड़ी की गईं। उसका हशर तुम देख रही हो। उसने बड़ी शानदार जिंदगी गुजारी है, लेकिन आज वो नान शबीना तक का मोहताज है। लेकिन आफरी है जीजे स्टल्ली पर। उसने हर जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त कर ली, लेकिन अपना इरादा नहीं बदला। उसका बेटा कत्ल के इल्जाम में जेल में है और वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि बेटे का मुकदमा लड़ने के लिए किसी वकील की खिदमत हासिल कर सके। हो सकता है बेटे को बचाने के लिए वो एक बार फिर गलत रास्ते पर चल निकले, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसे दोबारा उस दलदल में नहीं धंसने दूंगा। शाहपरी ने उसके खामोश होने पर कहा, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे मुल्क में ही नहीं होता, हर जगह यही हो रहा है। दौलत की हवस ने हर शख्स को अंधा कर रखा है। तभी अकब से जीजे स्टल्ली की आवाज आई, चाय बन गई है शारिक भाऊ। शारिक ने पलट कर देखा। जीजा उससे चंद गज पर खड़ा था और काफी देर से उनकी बातें सुन रहा था। वो बोला, तुम लोग भी बैठक में ही आ जाओ। शारिक ने कहा, अच्छा चलो, हम आ रहे हैं। उसी वक्त समीना भी कमरे से निकल आई। शाहपरी उस वक्त खेतों की तरफ देख रही थी। एक यक्का इस तरफ आ रहा था। यक्के पर 2 आदमी बैठे हुए थे। चंद सेकंड के बाद ही यक्का अहाते के बाहर आकर रुक गया। यक्के पर दूध के बड़े बड़े खाली बर्तन लदे हुए थे। वो दोनों आदमी बर्तन उठाकर अहाते के दूसरी तरफ का फाटक खोलकर अंदर चले गए। समीना बोली, ये कौन लोग हैं? जीजा बोला, अकरम सियाल के बंदे हैं, भैंसों का दूध दोने आए हैं।
उन दोनों आदमियों को देखकर शेड के नीचे बंधी हुई भैंसें भी टकराने लगीं। वो दोनों आदमी आते ही अपने काम में मसरूफ हो गए। एक आदमी शेड से गोबर वगैरह साफ कर रहा था और दूसरा मवेशियों के लिए चारा तैयार करने लगा। शारिक और समीना वगैरह ने फव्वारे वाले हौज से मुंह हाथ धोया। फिर वो लोग बैठक में आ गए। अकरम सियाल गहरी नजरों से समीना और शापरी की तरफ देख रहा था। उसकी ज्यादा तवज्जो शापरी पर मरकूज थी। उसे अभी तक ये नहीं बताया गया था कि शापरी कौन है, लेकिन उसकी सुर्खो सफेद रंगत और बातों से वो समझ गया था कि वो इस इलाके की रहने वाली नहीं। शापरी उर्दू जबान में अटक अटक कर बात कर रही थी। शापरी ने भी महसूस कर लिया था कि अकरम सियाल उसमें ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है और वो भी अपने आप को समेटे हुए बैठी रही। अकरम सियाल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ओए फतेह मोहम्मद, मलिक हफीज को भी चाय पिला दो और मेरा ख्याल है कि उसके हाथ पैर खोलकर उसे बाहर वाले कमरे में बंद कर दो। ऐसे हाथ पैर बंधे रहने से तो वो मफलूज हो जाएगा। फतेह मोहम्मद बोला, अच्छा जी, और वो बाहर निकल गया। बाकी लोग चाय पीते रहे और बातें करते रहे। तकरीबन आधे घंटे के बाद दो आदमी गांव में अकरम सियाल के घर से नाश्ता भी लेकर आ गए। पराठे, अंडे और साथ में सालन भी था। उन्होंने बैठक में बैठकर ही नाश्ता किया। मलिक हफीज को भी उस कमरे में नाश्ता दिया गया था। नाश्ते के बाद वो लोग लॉन में आ गए। सूरज निकल चुका था और चारों तरफ धूप फैली हुई थी। अकरम सियाल बोला, तुम लोग चाहो तो इस अहाते से बाहर निकलकर आसपास खेतों में घूम फिर सकते हो, लेकिन ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने एक आदमी को शहर भेजकर वहां की सूरत हाल मालूम करता हूँ। उसी वक्त शापरी ने समीना के कान में कोई सरगोशी की। समीना ने मानी खेज नजरों से शारिक की तरफ देखा और वो दोनों उठकर अहाते के फाटक से निकल गईं। सुबह की धूप में लहलहाते खेतों को देखकर शापरी पर अजीब सी कैफियत तारी हो रही थी। उसने एक बंजर और वीरान इलाके में आंख खोली थी और वहीं पली बड़ी थी। इतने सब्जे का तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। यहाँ जवान और लहलहाती हुई फसलें आंखों को बहुत भली लग रही थीं। खेतों में कहीं कहीं मज़ारे भी काम करते हुए नजर आ रहे थे। वो दोनों कुछ देर तक एक जगह पर खड़ी आसपास देखती रहीं, फिर खेतों में दूर तक चली गईं और निगाहों से ओझल हो गईं। अकरम सियाल ने अपने आदमी को शहर भेज दिया और वो खुद शारिक वगैरह को वहीं छोड़कर खेतों की तरफ चला गया। शारिक वगैरह लॉन में घास पर बैठे रहे और जब वहां धूप फैली तो कमरे में आ गए। नौलखे ने शारिक की तरफ देखते हुए पूछा, अब क्या प्रोग्राम है शारिक भाऊ? शारिक बोला, हमें 2-3 दिन तक यहीं रहना होगा। मेरा ख्याल है आज जीजे को फैसलाबाद भेज दिया जाए ताकि वहां के हालात का अंदाजा हो सके। जीजा बोला, मैं जाता हूँ जी। शारिक ने कहा, सादी को जानते हो ना, सिनेमा के करीब नहर के पुल पर उसने अपना अड्डा बना रखा है। जीजा बोला, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ जी। शारिक बोला, बस उसके पास जाना, मेरे नाम के हवाले से उससे बात करना, उससे तुम्हें सही मालूमात हासिल हो सकेंगी। जीजा बोला, ठीक है जी, मैं बस अभी रवाना हो जाता हूँ। ये कहते ही वो उठ खड़ा हुआ। शारिक बोला, नहीं नहीं, अभी नहीं। अकरम सियाल ने अपना आदमी शहर भेजा हुआ है, उसे वापस आने दो ताकि हमें यहाँ के हालात का पता चल जाए। जीजा बैठ गया। अकरम सियाल का आदमी दोपहर 2 बजे के लगभग वापस आया था। उसकी इत्तला के मुताबिक मलिक हफीज की गुमशुदगी पर शहर में खलबली मची हुई थी। पुलिस उसे बड़ी शद्दोमत से तलाश कर रही थी। शहर के बहुत सारे बदमाशों और गुंडों को पुछगिछ के लिए थानों में बंद किया हुआ था। सब इंस्पेक्टर मलिक हफीज को झंग आए हुए चंद हफ्तों से ज्यादा नहीं हुए थे और यहाँ आते ही उसने गुंडों और बदमाशों के खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम शुरू कर दी थी। शहर का जराइम पेशा तबका उससे नाराज था और पुलिस का ख्याल था कि सब इंस्पेक्टर मलिक हफीज ऐसे ही लोगों के हाथ लग गया है और उसे कत्ल करके लाश भी कहीं गायब कर दी गई है। एक इत्तला बहरहाल इत्मीनान बख्श थी कि पुलिस ने पुछगिछ के लिए शहर भर के गुंडों को धर लिया था, लेकिन जीजे शटल्ली की तरफ किसी ने शायद इसलिए ध्यान नहीं दिया था कि वो अरसा पहले तायब हो चुका था और मलिक हफीज से उसका कभी कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था। दोपहर का खाना भी अकरम सियाल के घर ही से आया था। सियाल भी उस वक्त तक वहीं मौजूद था। उसने खाना उन्हीं लोगों के साथ खाया। दोपहर 4 बजे के लगभग जीजा शटल्ली फैसलाबाद चला गया। उसने कह दिया था कि वो रात को वापस नहीं आएगा क्योंकि शहर में उसके कुछ रिश्तेदार भी रहते हैं। वो रात में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रहेगा और कल किसी वक्त वापस आ जाएगा। खेतों में शाम से पहले का मंजर सुबह से ज्यादा दिलचस्प था। मज़ारे अपना काम छोड़कर ढोर डंगरों को लेकर वापस जा रहे थे। मवेशियों के गलों में बंधी हुई घंटियां बड़ा दिलचस्प तासुर दे रही थीं। अकरम सियाल के 2 मज़ारे मवेशी लेकर अहाते में आए तो समीना और शापरी भी उनके करीब चली गईं। मवेशियों को शेड में बांधने के बाद दोनों आदमी उनके लिए चारा तैयार करने लगे। आधे घंटे के बाद उन्हें चारा डालकर जब वो भैंसों का दूध दोहने लगे तो समीना और शापरी भी उनके करीब आ गईं। शापरी ने एक मज़ारे से कहा, मैं दूध निकालूं? मज़ारे ने कहा, पहले कभी भैंस का दूध निकाला है जी? शापरी बोली, नहीं नहीं, बकरी का। मज़ारा अपनी जगह से उठ गया और शापरी उसकी जगह बैठ गई और दूध निकालने लगी। मवेशी आमतौर पर अपने मालिक का हाथ पहचानते हैं। अजनबी हाथ से वो बुरी तरह बिदक उठते हैं, लेकिन हाथ बदलने पर उस भैंस ने किसी मामूली से रद्द अमल का भी इजहार न किया।
शाहपरी बाल्टी नीचे रखे दूध दोहती रही। मज़ारा कुछ देर करीब खड़ा देखता रहा, फिर मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और दूसरी बाल्टी लेकर दूसरी भैंस की तरफ चला गया। शाहपरी आखिरी धार निकालने के बाद उठकर खड़ी हो गई। उसने मुड़कर देखा तो शारिक, नौलखा और अकरम सियाल करीब खड़े दिलचस्प नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे। शाहपरी ने बाल्टी मज़ारे के हवाले कर दी। उसके अंदाजे के मुताबिक उस भैंस ने तकरीबन 14 किलो दूध दिया था। शारिक अकरम सियाल की तरफ देखते हुए बोला, सियाल साहब, तुम चाहो तो अपने एक आदमी को कम से कम 2-3 दिन के लिए छुट्टी दे सकते हो। ये काम शाहपरी कर लेगी। शारिक इस बात पर शाहपरी ने एक भरपूर कहकहा लगाया। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो लोग लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। शारिक बोला, सियाल साहब, आपने बताया था कि मलिक हफीज ने आपके बंदे को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया था। क्या जुर्म किया था उसने? सियाल बोला, जुर्म तो कोई नहीं था, लेकिन मलिक हफीज को अपनी कारकर्दगी दिखाने का बड़ा शौक था। मेरे मज़ारे गामे का एक दुकानदार से पैसों पर झगड़ा हुआ। गामे ने उसे 2 हाथ लगा दिए। उस वक्त मलिक हफीज उस तरफ से गुजर रहा था। उसने गामे को पकड़कर बंद कर दिया। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? शारिक बोला, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मलिक हफीज से आपका तनाज़ा ऐसा तो नहीं था कि उसकी गुमशुदगी पर आप पर भी शुबा किया जाए? सियाल ने नफी में सर हिलाया, बोला, नहीं, वो मामला तो उसी वक्त खत्म हो गया था। पुलिस के बड़े अफसरों से मेरे भी कुछ ताल्लुकात हैं। उनकी मुदाखलत से बात खत्म हो गई थी और उसके बाद तो मेरा मलिक हफीज से कभी सामना भी नहीं हुआ। तुम मुतमईन रहो, उसके बारे में पूछने कोई इधर नहीं आएगा। शारिक बोला, बस यही इत्मीनान चाहता था। सियाल बोला, यहाँ अगरचे तुम लोगों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये मशवरा दूंगा कि इन दोनों लड़कियों को गांव भेज दो। ये मेरी हवेली में रहेंगी, नहा धोकर कपड़े बदल लेंगी और वहाँ इन्हें कुछ दूसरी सहूलतें भी मिल जाएंगी। शारिक बोला, ठीक है, अगर ये जाना चाहें तो मुझे एतराज़ नहीं है। समीना और शाहपरी को भी कोई एतराज़ नहीं था। और फिर शाम का अंधेरा फैलने से थोड़ी देर पहले वो दोनों अकरम सियाल के साथ गाँव चली गईं। सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना उनके लिए गाँव से आया था, लेकिन रात के खाने का बंदोबस्त डेरे पर ही किया गया। फतेह मोहम्मद बड़ा अच्छा बावर्ची साबित हुआ। उसने सालन बहुत लजीज बनाया था और रोटियां भी उसी ने पकाई थी। मलिक हफीज डेरे के बाहर वाले कमरे में बंद था। शारिक ने अपनी मौजूदगी में पहले उसे खाना खिलाया और फिर खुद नौलखे के साथ बैठकर खाया। खाने के बाद वो बरामदे में कुर्सियों पर बैठे काफी देर तक बातें करते रहे। फिर कमरे में आए और बिस्तर पर लेट गए और कुछ ही देर के बाद सो गए। शारिक को अंदाजा नहीं था कि वो कितनी देर तक सोया था, लेकिन दफतन उसकी आंख खुली। उसे यूं लगा था जैसे गोली चलने की आवाज उसकी समात से टकराई हो। वो कमरे में इधर उधर देखने लगा। बाहर भी खामोशी थी और किसी किस्म की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो दोबारा लेटना ही चाहता था कि गोली चलने की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। वो उछलकर पलंग से उतर आया। फायर की आवाज खेतों की तरफ से सुनाई दी थी। वो पलंग से उतरकर दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि नौलखा भी जाग गया। वो दोनों कमरे से निकलकर बरामदे में आ गए थे और इधर उधर देखने लगे। अहाते की दीवार के बाहर किसी के दौड़ने की आवाज सुनकर शारिक फाटक की तरफ लपका। वो फतेह मोहम्मद था जो दौड़ता हुआ इसी तरफ आ रहा था। शारिक ने पूछा, क्या हुआ फतेह मोहम्मद, ये आवाज कैसी थी? फतेह मोहम्मद बोला, वो भाग रहा था, मैंने उसे गोली मार दी। उसका सांस फूला हुआ था। शारिक चौंक गया, बोला, कौन, किसे गोली मार दी? फतेह मोहम्मद बोला, मलिक हफीज। वो कमरे की खिड़की की सलाखें उखाड़ कर भाग रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। मैंने गोली मार दी। उसकी लाश वहां पड़ी हुई है। शारिक और नौलखा उसके साथ दौड़ते हुए खेत के करीब आ गए। मुंडेर के साथ ही खेत में मलिक हफीज की लाश पड़ी थी। कुछ देर के बाद अकरम सियाल भी गांव से डेरे पर पहुंच गया। शारिक का ख्याल था कि मलिक हफीज को अकरम सियाल के इशारे पर गोली मारकर हलाक किया गया था, क्योंकि उसके ख्याल में मलिक हफीज के लिए खिड़की की आहनी सलाखें तोड़कर फरार होना आसान नहीं था। लेकिन जब उसने खिड़की का जायजा लिया तो उसे अपनी राय तब्दील करनी पड़ी। खिड़की की निचली चौखट से ईंटें खोद कर सलाखें निकाल दी गई थीं और वो चमचा भी खिड़की के करीब ही पड़ा हुआ था जिससे ईंटें खोदी गई थीं। और मलिक हफीज के लिए खीर की प्लेट के साथ ये चमचा भी इस कमरे में आया था जिसे मलिक हफीज ने छुपा लिया था। कमरे की तामीर में ईंटों की चुनाई गारे से हुई थी। उस पर सीमेंट से हल्की सी लेप की गई थी। चमचे की डंडी से ईंटें उखाड़ लेना मलिक हफीज के लिए ज्यादा मुश्किल साबित न हुआ। फतेह मोहम्मद ने बताया था कि उसने मलिक हफीज को खिड़की से कूद कर भागते हुए देखा। पहले तो उसने ललकार कर उसे रोकने की कोशिश की, मगर मलिक हफीज न रुका तो उसने गोली चला दी। पहली गोली खता गई। मलिक हफीज इस दौरान खेत के किनारे तक पहुंच चुका था। फतेह मोहम्मद ने दूसरी गोली चला दी जो इत्तेफाक से मलिक हफीज के सर में लगी और वो खेत में गिरते ही खत्म हो गया और अब लाश उसके सामने पड़ी थी। शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, अब क्या होगा सियाल साहब? अकरम सियाल ने कहा, गांव देहातों में ऐसी वारदातें होती रहती हैं और पुलिस भी जमींदारों के घरों पर आती रहती है। कभी मामला रफा दफा हो जाता है और कभी मुकदमे चलते हैं, लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ है। मलिक हफीज एक पुलिस ऑफिसर था।
और पुलिस का पूरा महकमा उसकी तलाश में है। अगर उसकी लाश यहाँ से मिली तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि इस लाश को गायब कर दिया जाए और हम सब इसे भूल जाएं। शारिक बोला, इसी में हम सब की भलाई है। अकरम सियाल ने मुस्कुराते हुए फतेह मोहम्मद को इशारा किया, बोला, मुझे यकीन था कि तुम मेरी तजवीज़ से इत्तेफाक करोगे। फतेह मोहम्मद लाश को उठाकर अहाते के अंदर ले गया और अहाते में एक जगह दीवार के करीब गड्ढा खोदने लगा। अकरम सियाल ने फतेह मोहम्मद से कहा, लाश दबाने के बाद इस जगह चबूतरा बना देना ताकि किसी को शुबा भी ना हो। फिर वो शारिक से बोला, ठीक है, तुम लोग आराम करो, मैं सुबह आ जाऊंगा। अकरम सियाल चला गया। नौलखा और शारिक उस वक्त तक वहां खड़े रहे जब तक फतेह मोहम्मद ने गड्ढा खोदकर मलिक हफीज की लाश दफन नहीं कर दी। उसने गड्ढे की मिट्टी बराबर की तो वो दोनों भी कमरे में आ गए। कुछ देर तक इस नई सूरत हाल पर तबसरा करते रहे और फिर आंखें बंद कर लीं। सुबह वो जल्द ही उठ गए। उनके लिए सुबह का नाश्ता भी फतेह मोहम्मद ने ही तैयार किया था। नाश्ते के बाद शारिक टहलता हुआ खेतों की तरफ निकल गया। बाज खेतों में मज़ारे काम कर रहे थे। शारिक एक आदमी के पास रुका। वो मज़ारा एक खेत की मुंडेर पर खड़ा था। उसके करीब ही फावड़ा पड़ा हुआ था। उस खेत में पानी लगा हुआ था और वो मज़ारा देख रहा था कि पानी कहाँ तक पहुंचा है। शारिक काफी देर तक वहां खड़ा उस शख्स से बातें करता रहा और फिर टहलता हुआ मजीद आगे निकल गया। जब वो खेतों में एक तवील चक्कर काटता हुआ वापस आया तो 10 बज रहे थे। नौलखा बरामदे में कुर्सी डाले बैठा हुआ था। नौलखे ने उसे देखते ही पूछा, अब क्या प्रोग्राम है शारिक बाबू? शारिक बोला, जीजा शटल्ली वापस आ जाए तो प्रोग्राम बनाते हैं। जीजा शटल्ली 12 बजे के करीब फैसलाबाद से वापस आ गया। शारिक ने पूछा, हाँ भाई, फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है? जीजा शटल्ली ने कहा, फैसलाबाद के हालात ठीक नहीं हैं शारिक बाबू। सादिक को तकरीबन 1 हफ्ता पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। यूं तो वो पहले भी कई बार पकड़ा गया था, लेकिन हर मर्तबा कुछ दे दिलाकर छूट जाता था। लेकिन इस मर्तबा सूरत हाल मुख्तलिफ है। पैसा भी उसके काम नहीं आ सका। उसे बाकायदा गिरफ्तार करके चालान अदालत में पेश कर दिया गया है। सिर्फ सादिक ही नहीं, इस पेशे से ताल्लुक रखने वाले और भी बहुत से बंदे पकड़े गए हैं। उनमें साईं अल्लाह रखा भी है। नौलखा ये नाम सुनकर चौंक गया। बोला, साईं अल्लाह रखा भी पकड़ा गया? जीजा बोला, जी हाँ। पुलिस ने जब उसके अड्डे पर छापा मारा था तो उसने मुकाबला करने की कोशिश की थी। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक पुलिस वाला और एक साईं अल्लाह रखा का आदमी मारा गया। साईं अल्लाह रखा का अब बचना बहुत ही मुश्किल है। नौलखा बड़बड़ाया, बेवकूफ, उसे मैंने कई मर्तबा समझाया था कि कभी पुलिस से मुकाबला करने की कोशिश मत करना। नौलखे के चेहरे पर अफसुर्दगी छा गई। साईं अल्लाह रखा उसका खास आदमी था। फैसलाबाद में माई दी झुग्गी वाला मनशियात का अड्डा नौलखे ने ही शुरू किया था और साईं अल्लाह रखा शुरू से ही उसके साथ था। नौलखा जब शारिक के साथ फैसलाबाद से लाहौर की तरफ भागा तो नौलखे ने वो अपना अड्डा साईं अल्लाह रखा के हवाले कर दिया था। साईं अल्लाह रखा लाहौर में भी नौलखे के पास आता रहा था। वो खुद तो पुलिस से बरसरे पैकार हो गया था, लेकिन उसने साईं अल्लाह रखा को हमेशा ये हिदायत की थी कि पुलिस से कभी तसादुम मोल न ले, बल्कि कुछ ले देकर अपना धंधा चलाता रहे। अब तक तो वो यही कुछ करता आया था, लेकिन बिलाखिर उसने पुलिस से पंगा ले ही लिया और कत्ल के केस में फंस गया। नौलखा जानता था कि अब उसका बचना मुश्किल है, लेकिन वो अपने दोस्त को बेजारो मददगार नहीं छोड़ सकता था। शारिक ने तफसील सुनने के बाद कहा, इसका मतलब है कि हमें फैसलाबाद में रुकने की बजाय सीधा लाहौर जाना होगा। नौलखे ने कहा, मेरी एक तजवीज़ है शारिक बाबू। शारिक ने पूछा, वो क्या? नौलखा बोला, तुम समीना और शापरी को लेकर लाहौर जाओ, मैं फैसलाबाद रुक जाऊंगा। शारिक बोला, मैं समझ रहा हूँ कि तुम फैसलाबाद क्यों रुकना चाहते हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त तुम साईं अल्लाह रखा की कोई मदद नहीं कर सकते। नौलखा बोला, नहीं शारिक बाबू, उसकी मदद करने का यही मौका है। तुम जानते हो पैसे में बड़ी ताकत होती है, मैं उसे बचाने की कोशिश करूंगा। शारिक बोला, उसके हाथों पुलिस का आदमी मारा गया है और पुलिस उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। इसके अलावा क्या तुम पुलिस का सामना कर सकोगे जब पुलिस को तुम्हारी भी तलाश है? नौलखा बोला, कुछ भी हो शारिक बाबू, मैं साईं अल्लाह रखा को अकेला नहीं छोड़ सकता। शारिक उसे काफी देर तक समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाब ना हो सका। नौलखा किसी भी सूरत में लाहौर जाने को तैयार नहीं था। वो इस बात पर बज़िद था कि फैसलाबाद में रहकर साईं अल्लाह रखा को पुलिस से छुटकारा दिलाने की कोशिश करें। शारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम फैसलाबाद में रहोगे कहाँ? नौलखा बोला, मेरे पास बहुत ठिकाने हैं शारिक बाबू, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, बस इन दोनों औरतों का ख्याल रखना। बल्कि मेरा मशवरा है कि शापरी को भी मेरे पास ही छोड़ जाना। चंद रोज आज़ादी से घूम फिर लेगी। लाहौर जाकर तो उसे आज़ादी से घूमने फिरने का मौका ही नहीं मिलेगा। मुझे यहाँ चंद रोज से ज्यादा नहीं लगेंगे, मैं लाहौर आ जाऊंगा और फिर हाजी से निमट लेंगे। शारिक बोला, हाँ, उससे तो हिसाब बराबर करना ही होगा। चलो तो फिर मेरा ख्याल है कि हम आज शाम को यहाँ से निकल जाएं। जीजा मेरे साथ लाहौर जाएगा, तुम फैसलाबाद बस से उतर जाना, हम उस बस पर आगे चले जाएंगे। नौलखा बोला, जीजा तुम्हारे साथ जाएगा?
शारिक ने इस बात में सर हिलाया, बोला हाँ, वो लाहौर में 2-3 दिन मेरे पास रहेगा, फिर उसे पैसे देकर कोयटा रवाना कर दूंगा ताकि वो किसी अच्छे वकील का बंदोबस्त करके अपने बेटे का मुकदमा लड़ सके। नौलखे ने कहा ठीक है।